पानीपत का युद्ध। पानीपत एक गांव है जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर 3 भाग्य निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई की, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई को दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था, तो आंसर होगा सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के तत्कालीन सूबेदार दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास निमंत्रण भेजा था। दौलत खां लोदी, ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि दौलत खां ने किसे जो है बाबर के पास युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा था, तो आंसर होगा दिलावर खां। दूसरी ओर मेवाड़ के शासक राणा सांगा तथा बिहार के सूबेदार दरिया खां नोहानी ने भी बाबर को आगरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ पे दौलत खां लोदी, राणा सांगा और बिहार के सूबेदार दरिया खां नोहानी ने आगरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख संख्या तक फौज थी। उधर काबुल के तैमूर शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पास मात्र 12,000 फौज तथा बड़ी संख्या में तोपें थीं। यह इतिहास की उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोप खाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। रणविद्या, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता और विशेषकर तोपों के नए और प्रभावशाली प्रयोग के कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त की। बाबर के इस युद्ध में विजयी होने के मुख्य कारण उसके द्वारा लाई गई तोपें एवं मध्य एशियाई युद्धक नीतियाँ थीं। तो प्रथम पानीपत लड़ाई में विजय किसकी हुई थी, तो बाबर उसमें विजय प्राप्त किया हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें से एक थी तोपों एवं गाड़ियों को आपस में जोड़ने की उस्मानी या रूमी पद्धति। दूसरी नीति घूमकर पीछे से हमला करने की उज़्बेक युक्ति थी, जिसे तुलगुमा पद्धति कहा जाता है। तो इन दोनों पद्धतियों को आप ध्यान रखिएगा, उस्मानी पद्धति और तुलगुमा पद्धति। ठीक है। उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति में क्या करते थे कि तोपों एवं गाड़ियों को आपस में वो जोड़ देते थे, और तुलगुमा पद्धति में क्या होता था कि वो पीछे से घूमकर हमला कर देते थे। इस युद्ध में बाबर के तोपची उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा थे। तोपों का संचालन उस्ताद अली ने, जबकि बंदूकचियों का संचालन मुस्तफ़ा ने किया हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आप देख लोगे तो आपके ध्यान से उतरेगा नहीं। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने भी युद्ध स्थल में बाबर की हर संभव सहायता की थी। इब्राहिम लोदी ने रणभूमि में ही प्राण त्याग दिया तथा बाबर ने उसे वहीं दफना दिया। रणभूमि में शहीद होने वाला यह मध्यकाल का प्रथम शासक था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का मित्र एवं ग्वालियर का राजा विक्रमाजित भी इब्राहिम की ओर से युद्ध करता हुआ मारा गया। इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर को आगरे में लोदियों का एकत्र किया तथा खजाना तथा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी वहीं पे प्राप्त हुआ, जिसे हुमायूं ने ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजित से प्राप्त किया था। इस हीरे का वजन 320 रत्ती था।
बाबर ने इस युद्ध को जीतने की खुशी में काबुल के प्रत्येक निवासी को शाहरुख नाम की चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। बाबर की इस महान उदारता के चलते उसे कलंदर की उपाधि से विभूषित किया गया। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया तथा उससे भारत में मुगल राजवंश का शासन प्रचालन हुआ। आइए देखते हैं दूसरी लड़ाई के बारे में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच में लड़ी गई थी। इस युद्ध में अकबर का सेनापति बैरम खां जबकि हेमू आदिल शाह सूरी के सेनापति थे। हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। वहाँ कभी वो नमक के व्यापारी थे तथा संभवतः वैश्य जाति से संबंधित थे। अपनी योग्यता के बल पर भी आदिशाल के सेनापति एवं वजीर बने। इससे पहले कभी हेमचंद्र ने मुगलों की सेना को हराकर आगरा और दिल्ली के बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। यह राजा हेमचंद्र से बंगाल तक 1553 से 1556 ईस्वी के बीच अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीत चुका था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में राज्याभिषेक भी किया था और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की कुल संख्या 14 थी। हेमू या हेमचंद्र को अंतिम विक्रमादित्य माना जाता है। हेमचंद्र के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी और उसके पास 1500 हाथी भी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू की सेना जीत रही थी, लेकिन संयोगवश अचानक हेमू की आंख में एक तीर आकर घुस गया और उसने अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो दिया। हेमू हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था तथा तीर लगने से हेमू अचेत होकर गिर पड़ा। तभी किसी ने हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वो तितर बितर होकर भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे किशोर अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने बैरम खां के कहने पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके सिर पर को काबुल भेजा गया और उसके धड़ को दिल्ली में पुराना किला के बाहर लटका दिया गया। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई में भारत ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को समाप्त कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के परिणाम फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास रहा। चलिए चलते हैं पानी की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों में सबसे बुरी थी। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अटक और पेशावर पर भी अपने थाने लगा दिए। अफगान का रहने वाला अहमद शाह अब्दाली वहाँ का नया बादशाह बन गया। अकबर स्थान में अधिकार जमाने के बाद उसने हिंदुस्तान पर भी कई बार चढ़ाई की और दिल्ली के दरबार में निर्बलता और अमीरों की पारस्परिक वैमनस्य के कारण अहमद शाह अब्दाली को किसी भी प्रकार के रुकावट का सामना नहीं